Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we are going to discuss our topic that is related to additional mathematics as well as pure mathematics, that is AS level. Okay, paper 1. The topic that we are going to discuss is definite integrals and indefinite integrals. Okay, in last our video जो लेक्चर हमारा हुआ था, वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेट इंटीग्रल्स. द डेफिनेट इंटीग्रल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ या दिस इज एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं बेटा, पावर में एक ऐड कर लेते हैं और वही चीज़ नीचे लिख लेते हैं, तो प्लस कांस्टेंट सी लगाते हैं. वेयर सी इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कोई ख़ास आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है. क्योंकि जब हमने लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था इसको कि हमारे पास कि अगर डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव में वो ख़त्म हो जाता है. फिर जब हम एंटी डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, रिवर्स उसका निकाल रहे होते हैं, तो फंक्शन में ज़ाहिर है वो जब कांस्टेंट हमारे पास है ही नहीं डेरिवेटिव में तो वो हमारे पास नहीं आता, तो इसलिए हम उसको प्लस सी लगा देते हैं. तो कुछ केसेस में हम दोबारा से जो कांस्टेंट सी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. क्लियर है की बात ये. तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज़ कॉल्ड एन इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक हो गया बेटा. लेकिन अगर आपके पास क्या हो, द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट्स, अगर आपको लिमिट्स गिवन हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, रिटन एज, जब आप इसको यूँ लिख लेते हैं कि आपके पास इंटीग्रल है जी 1 to 4, इसको यूँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स. तो दिस वन इज़ नोन एज द डेफिनेट इंटीग्रल. हमारे पास वो एक वैल्यू इसमें आ जाएगी, वो हम आगे इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. देखिएगा इसमें क्या करेंगे बेटा कि पहले आपने इसको इंटीग्रेट करना है, उसके बाद हमने क्या पुट किया है 1 to 4 का कॉन्सेप्ट वहीं अप्लाई हो रहा है. ठीक हो गया. तो फिर आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होगा कि पहले जहाँ पे x है वहाँ पे उसने 4 की वैल्यू पुट की है और c को साथ रखा हुआ है यहाँ पे, फिर माइनस करेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 की. अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे प्लस c है और दिस इज़ माइनस c, तो c से c क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बाकी जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ 21. तो देखिएगा जब भी हम ऐसा क्वेश्चन स्टेप करेंगे तो c जो है वो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, तो वहाँ पे हम c को मेंशन ही नहीं करते, c को लिखते ही नहीं हैं. क्लियर होगी बात ये. सो इंटीग्रल फ्रॉम a to 4 x square dx इज़ कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x square विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक हो गया बेटा. और यहाँ पे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट बिकॉज देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, इसका एक ही सोल्यूशन होगा. तो जो ऊपर हमने एक डिस्कस किया है तो आपका एक रिज़ल्ट आ गया, एक फार्मूला आपके पास यूँ बनेगा कि इंटीग्रल फ्राम a to b f ऑफ x dx, यानी जब फंक्शन का आप इंटीग्रेट करेंगे उसको किससे डिनोट कर रहे हैं जी, कैपिटल f से, f ऑफ x, और उसको जब लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, क्योंकि जो आपका ये जो है लिमिट हम a to b की बात जब करते हैं ये आपके पास कम वैल्यू होगी और ऊपर आपके पास वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो जो आपके पास a होगा दैट विल बी लेस देन b. तो एक फार्मूला आपके पास बेसिकली ये बन गया. ठीक हो गया जी. अच्छा बेटा, इसके साथ दो रूल्स को और देख लीजिएगा कि इंटीग्रल ऑफ a to b k इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है और एक फंक्शन दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे k को बाहर रख लेंगे और सिंपल जो इंटीग्रेट करेंगे वो फंक्शन पे करेंगे वेयर k इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है. एक तो आपके पास ये वाला आपके पास फार्मूला आ गया जी. नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ a to b एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स. अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस आ रहे हैं, सम और डिफरेंस की बात कर रहा है. तो अगर प्लस आ रहे हैं एट अ टाइम आपके पास या तो प्लस होगा या माइनस होगा. तो अगर प्लस होगा तो हम सिंपल उनको सेपरेटली जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे और प्लस उसमें जब अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और माइनस है तो माइनस लगाएंगे. ठीक है. तो इसका ये रूल आपके पास इसमें आ रहा है. ओके बेटा, यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं. तो एवेल्यूएट 1 to 2
इंटीग्रल आपके पास है जी 4 इंटू ई रेज़ पावर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अगर हम पहले पार्ट को देखें तो पीछे हम सारा पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को आप बाहर रखेंगे, सिंपल आप ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ई की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर x ही होता है, लेकिन x का जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये और जब एंड में आएंगे तो फिर हम ये a टू b यानी कि जब आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी, तो फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे a टू b यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई जी। पहले आप f ऑफ b जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दी है और फिर जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया। सिमिलरली आपके पास ये एक सेकंड जो है वो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेट 0 टू π/4 3x cos 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो आपने क्या करना है बेटा, इसमें फिर वही बात आपके पास आ रही है, ये दो फंक्शंस असल में बन गए हैं कि ये अलग फंक्शन है और 5 अलग एक फंक्शन है। तो आप इसको अलग से सेपरेटली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कांस्टेंट बेटा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 5 का अलग करेंगे तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू x अगर होगा तो वो x आ जाएगा, तो फिर ये 5x बनेगा। उसके बाद जब हम इसकी इंटीग्रेट करेंगे, जब वैल्यू आ जाएगी तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि b की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आपके पास आ रही है π/4 और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है a की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितना आ रही है जी, आपके पास 0 आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम इसकी इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ चुके हैं कि कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि आपके पास cos x है, तो cos x किसका डेरिवेटिव होता है, वो आपके पास क्या होता है जी, sin x का डेरिवेटिव होता है, तो वहाँ से वो चीज़ निकाली हुई है। क्लियर बेटा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास एक फर्दर डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो है वो आपको एक बार एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द dy ओवर dx। पहले आप जिसका डेरिवेटिव निकालना है जी, और डेरिवेटिव आपने किया हुआ है तो उसमें क्या होता है आपके पास ये कोशेंट फार्मूला हो जाएगा। तो कोशेंट फार्मूले में हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास u ओवर v है और उसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो दैट विल बी, यहाँ पे v का स्क्वायर बन जाएगा जी, v स्क्वायर और फर्स्ट u का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट वैल्यू का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव, और सेकंड वैसे, फिर माइनस फर्स्ट वैसे और फिर v का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस मेथड से क्वेश्चन फार्मूले से आपने उसका क्या निकाल लेना है जी, डेरिवेटिव निकाल लेना है। क्लियर होगी बात। अब आपके पास एक चीज़ देखिएगा, फिर उसने कहा है कि इसका आपने दोबारा क्या करना है, ये एक और एक एक्सप्रेशन दे दिया है, उसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखें, जब आपका जो जैसे हमने पीछे किया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव होता है। क्लियर। अब मैं पहले इस पर आ जाता हूँ, आपको थोड़ा सा इसकी सोल्यूशन दिखा दूँ कि पहला आपके पास पार्ट है उसका बेटा क्वेश्चन ये किया करें कि सोल्यूशन दिखाने का मतलब ये होता है कि पहले आप खुद भी अटैम्प्ट कर लें इसको और उसके बाद आप कंपेयर कर लिया करें सोल्यूशन के साथ। अब देखें, सोल्यूशन करने के बाद उसने क्योंकि कहा था कि डेरिवेटिव निकालें, तो डेरिवेटिव आपके पास इसका ये आ गया। अब दूसरा उसने कहा है कि यू हैव टू इंटीग्रेट 0 टू पाई 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3। आप देख रहे हैं ये चीज़ कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करें, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 15 आ रहा है। तो अगर हम यूँ करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 5 से डिवाइड भी कर दें तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन वहीं का वहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने 15 डेट कर दिया है, तो अगर हम यूँ कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 1/5 भी कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। अब आप देखें, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं किसका डेरिवेटिव है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली दैट वाज द डेरिवेटिव ऑफ जो एक्चुअल फंक्शन है वो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये लिख सकते हैं। क्लियर होगी बेटा। अब आपके पास क्या है, यानी इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट ये आ गया। उसके बाद फिर वही कॉन्सेप्ट है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जहाँ पे x है वहाँ पे पहले 2 पुट करेंगे, फिर माइनस f ऑफ a, तो जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है वहाँ पे आप a की वैल्यू यानी पुट कर देंगे, दैट विल बी 0। तो आपके पास देखिए डेफिनेट इंटीग्रल जो बन जाएगा दैट विल बी 2/5। ठीक है बेटा, इसको क्वेश्चन को दोबारा भी अटैम्प्ट कीजिएगा,
अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। ओके बेटा, अभी तक हमने जितना भी ये इंटीग्रेशन का पढ़ा है अभी बेसिक, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आपके पास पहली वही बात आ रही थी कि जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो दैट विल बी एफ ऑफ एक्स, और फिर इसका जब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो दोबारा वहीं फंक्शन आ जाता है प्लस कांस्टेंट सी। ये पहले हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट ऐसे रिव्यू कर रहे हैं। इसी तरह जब आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और आपका दूसरा एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसका भी अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसी तरीके से अगर आप इनके अलग-अलग इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स का और फिर जी ऑफ एक्स का, तो फिर हमारे पास दोबारा अगर कांस्टेंट वैल्यू को दोनों में आ रही है, जैसे उसने यहाँ पे एक अल्फ़ा लिखा हुआ है एक बीटा लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको अलग से कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, सिर्फ फंक्शन का हमने क्या लेना होता है जी, अपने इंटीग्रेट करना होता है। क्लियर बात की। उसके बाद हमने कुछ किया था इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसमें सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि अगर पावर फार्मूला है यानी ए है कांस्टेंट है, वो पहले बाहर आ जाएगी, और पावर में आपके पास ऐड करेंगे 1, और फिर वही चीज़ आप नीचे लिख लेते हैं और प्लस कांस्टेंट सी लगाएंगे। क्लियर होगी बात बेटा। और उसके बाद यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही आएगा कि पहले आपके पास पावर में एक ऐड करेंगे, n+1 हो गया, नीचे बिल्कुल वैसे लिखेंगे, और इनर का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी ए, उसको डिवाइड कर देंगे और प्लस कांस्टेंट सी। तो इसमें एक आपके पास ये अलजेब्रिकली आ जाता है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1, कि n जो है वो -1 नहीं होगा, और दूसरा है कि a की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 नहीं होगी। दीज आर द कंडीशंस इन सम, आपके पास क्वेश्चन में जो है ना आपके पास वो कंडीशंस आ जाती हैं कि ये वैल्यूज़ आप पुट नहीं करेंगे, या ये वैल्यू नहीं होंगी, इसके अलावा वैल्यूज़ आप कोई भी आ सकती हैं। नेक्स्ट वन इज बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या था बेटा, सॉरी इंटीग्रेशन था साइन एक्स, क्योंकि कॉज किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉज एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इज टेन एक्स, कि सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो वो टेन एक्स का होता है। क्लियर हो बेटा। इसी तरह बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ उसने यूज़ किया हुआ है कॉज एक्स को, तो फिर कॉज किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, और साइन दे पूरा वैल्यू हम लिख लेंगे जो भी यहाँ पे लिखी होगी, लेकिन इस इनर का दोबारा डेरिवेटिव होगा। सारा कॉन्सेप्ट उसमें यहाँ तक ये आ गया। बट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर x। इसका इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी e रेज़ टू पावर x प्लस कांस्टेंट c। और फिर वहीं बात अगर इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर ax प्लस b है तो इसका इंटीग्रेशन तो वहीं आ जाएगा e रेज़ टू पावर ax प्लस b। इनर का जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी a, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ लॉग नेचुरल लॉग ऑफ x dx, तो उसका क्या होता है बेटा 1/x प्लस कांस्टेंट c होगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से आपके पास लेट करते हैं इंटीग्रल आपके पास कह रहा है जी नेचुरल लॉग है और 3x प्लस 5 का आपने लेना है इनटू dx, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/3x प्लस 5x, और फिर जब हम इनर का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी ओनली 3। ठीक है। तो ये आपके पास प्लस कांस्टेंट c का ये आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा। और फिर आपके पास क्या है डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमने अभी एक डिटेल डिस्कस किया था कि डेफिनेट इंटीग्रल वो होते हैं कि जिसमें लिमिट्स दी होती हैं और आपके पास जो आंसर होता है उसका यूनिक आंसर आ जाता है। तो d/dx एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो, और जब हम इसका दोबारा एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो वो लिमिट होती है a to b। तो फिर हम क्या पुट कर लेते हैं बेटा, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आपके पास जो आ जाएगी तो वो फिर उसके बाद हम उसको जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, दोबारा आ जाएगा, और a to b जो लिमिट्स है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम पुट करेंगे कि एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, जहाँ पे x है वहाँ पे b पुट करेंगे, और जहाँ पे फिर आपके पास x है वहाँ पे a पुट करेंगे। ठीक हो गया बेटा। ये प्लस का या आ जाएगा माइनस का। उसके बाद आपके पास ये भी वही बात आ रही है कि फंक्शन है a to a। अब यहाँ पे देखिएगा अगर सेम लिमिट आ रही है a to a, तो ज़ाहिर है जो भी आपका आंसर होगा जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या देगा 0 दे देगा। ठीक हो गया। ये एक चीज़ देखिएगा जो हम पीछे शायद कहीं पे हमारी डिस्कशन नहीं हुई, अगर a to b है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो कहीं पे अगर हमने लिमिट चेंज करनी पड़े, दिस वन इज़ a to b, अगर हमें करना पड़े b to a, तो फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा माइनस में आ जाएगा। इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एक कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, या अपर हाफ और लोअर हाफ का। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या आ रहा है a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पे देखिएगा
इसकी जो अपर लिमिट है वो बेटा b है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या आ रही है, b आ रही है। तो इसको हम मिला के एक ही टर्म बना सकते हैं, एक की लिमिट, दैट विल बी a to c f of x into dx। ठीक है जी, ये अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की थी उसका एक ओवरऑल व्यू है। और नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें होगा कि एरिया अंडर द कर्व। ओके, ये बेटा दोबारा से एक सारी वहीं लिस्ट आपके पास आ रही है फार्मूलाज की जो भी हमने डिस्कस की है। ठीक है बेटा, इसको ज़रा देख लीजिएगा, और अगर आप इसको खुद एक दफ़ा एक पेज पे लिख देंगे तो क्योंकि वो बार बार आपके पास यूज़ होगा तो आपके पास आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।